आज की ताज़ा खबरों के साथ एक मरतबा फिर से मैं हूं आपका होस्ट सुभान गनी और आप देख रहे हैं पॉलिटेनमेंट। आगाज़ करते हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पे आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने बुला लिया था इस्लामाबाद पुलिस को कि बताएं आपने पीटीआई के एमएनएस को किस जुर्म में उठाया था। जिसके जवाब में जो पुलिस ने पर्चा पेश किया है, उस पर्चे के अंदर लिखा गया है कि एडवोकेट शुएब शाहीन ने पिस्तौल रखी हुई थी, उनके पास से पिस्तौल बरामद हुई है, जबकि गौहर अली खान ने पिस्तौल निकाल ली थी और हम पे तान ली थी। ये बात सुनने के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मैंने इससे अच्छी कॉमेडी आज तक बड़ी अरसा हो गया मैंने देखी नहीं थी, मैंने सुनी नहीं थी। मैं आज बड़ा खुश हुआ हूं कि इतनी अच्छी कॉमेडी देखने को मिल रही है, इतनी अच्छी कॉमेडी पढ़ने को मिल रही है एफआईआर की सूरत में। क्या मैं शुएब शाहीन और गौहर अली खान को जानता नहीं हूं? ये मेरे कोलीग्स रह चुके हुए हैं, मैंने इनके साथ काम किया है, मैं जानता हूं कि ये किस तरह के लोग हैं। और आपने इनके पास जो चीज़ें डाल दी हैं और जो इनसे बरामद कर ली हैं, मैं तो आप लोगों पर हैरान हूं कि आपने कमाल कर दिया। इसके जवाब में प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि शुएब शाहीन साहब के पास से डंडा बरामद हो चुका है जी। तो इस पे तो फिर कहका ही बनता था, तो सबने कहका लगाया और सबने एंजॉय किया कि प्रोसिक्यूटर जनरल ने कितनी अच्छी बात की है कि उनके पास से डंडा बनता था और डंडा निकल आया। अब पता नहीं ये कौन से डंडे की बात हो रही है, क्योंकि जो सिगरेट्स की डब्बी होती है उसको भी डंडा कहा जाता है, जो 10 डब्बियों का एक पैकेट होता है। और डंडा हर कोई अपनी पॉकेट में लेके नहीं फिर रहा होता, इतनी अकल तो एटलीस्ट हर किसी को होती है। प्रोसिक्यूटर जनरल साहब के पास शायद ये अकल नहीं है। इसके बाद बात करते हैं जी इमरान खान साहब की, जिन्होंने आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान ये कहा कि अली अमीन गंडापुर को गायब किया गया, किसी को नहीं पता था कि वो किधर गया है। अब वो इनकी लाज रख रहा है और उनके नाम नहीं ले रहा और बता नहीं रहा और बोल नहीं रहा, तो ये उसकी बड़ाई है अली अमीन गंडापुर की। कहते हैं जी डंडा लेकर अगर आप मुल्क को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। कभी भी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, ये कहना था इमरान खान का। और बातें तो वो अक्सर इसी तरह की करते हैं और काफ़ी अरसे से यही बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं एक तरफ से, लेकिन अभी तक वो इसमें कामयाब नहीं हो सके और अभी तक वो जेल के अंदर ही हैं और देखते हैं कि वो कितने दिन मजीद जेल में रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं जी इसराइल और गज़ा की। तो गज़ा में इस वक्त तक इसराइली दहशतगर्दी से 41,118 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हुए हैं और 95,125 अफराद ज़ख्मी हैं। इन हलाक होने वाले, शहीद होने वाले अफराद में 13,118 मर्द हैं, 11,500 ख़वातीन हैं, जबकि सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों की है 16,500। इंसानी हकूक़ के तमाम इदारे बशमूल यूनाइटेड नेशंस इस वक्त ना सिर्फ नाकाम है बल्कि शुरू से ही नाकाम है और फ्लॉप है, क्योंकि जितनी दहशतगर्दी और जितना जुल्म इस वक्त गज़ा में, फ़लस्तीन में और कश्मीर में किया जा रहा है, इसका कोई भी सानी नहीं है और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल गैर मौसर है, बल्कि वो शुरू से ही मुसलमान ममालिक के अंदर होने वाली जितनी भी कार्रवाइयाँ जो कि गैर मुस्लिम कर रहे हैं उनसे वो हमेशा लाताल्लुक़ रही है और उसने आज तक कभी कोई इस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जिससे पता चले कि वो यूनाइटेड नेशंस है और वाकई वो यूनाइटेड नेशंस है। इससे सिर्फ यही मिलता है तासुर कि अगर कभी कोई जुल्म हो जाए किसी गैर मुस्लिम कंट्री के अंदर तो फिर पता लगता है कि शायद ये यूनाइटेड नेशंस है, बल्कि सिर्फ यूनाइटेड नेशंस फॉर नॉन मुस्लिम्स है। पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। और इसके अलावा फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए आज यूरोपीय और मुस्लिम ममालिक का इज्तिमा हुआ है, इन्होंने आपस में गैदरिंग की है। अब ये जो फ़लस्तीन का 2 रियासती हल है, पहली बात तो ये कि ये 2 रियासती हो ही नहीं सकता। 2 रियासती क्यों है जी? फ़लस्तीन की सरजमीन है, इसराइल का कब्जा है, इसराइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, आपने 2 रियासतें कैसे बना ली हैं? ये तो फ़लस्तीन है, सिंगल रियासत है, वन स्टेट सोल्यूशन है कि फ़लस्तीन है, सिर्फ जस्ट फ़लस्तीन, नो इसराइल। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो है कि मुसलमान ममालिक भी मिलके 2 रियासतों की बात कर रहे हैं कि जी हम फ़लस्तीन के अंदर से ही फ़लस्तीन को थोड़ा सा हिस्सा दे के बाकी हिस्सा इसराइल के नाम कर देंगे और इसराइल को एक प्रॉपर बहुत बड़ा मुल्क के तौर पे तस्लीम कर लेंगे और फ़लस्तीन जो है वो सिर्फ एक शहर की हद तक रह जाएगा, यानी कि गज़ा की हद तक रह जाएगा। और जितनी बमबारी गज़ा में इस वक्त कर दी गई है, ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, ये यूएस मीडिया की रिपोर्ट है और ये यूके के मीडिया की रिपोर्ट है कि इसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में और तामीर करने में $100 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इसका मतलब है गज़ा को तो वो तबाह कर चुका है, तो फिर भी 2 रियासती हल किस चीज़ का है? सिंगल रियासत है, वन स्टेट सोल्यूशन है, इसराइल एग्जिस्ट नहीं करता और फ़लस्तीन एग्जिस्ट करता है। आज ट्रेडर्स ने जी एहतजाज किया एफबीआर के खिलाफ, ये जो एडवांस टैक्स लिया जा रहा है और उन्होंने मना किया है, रिफ्यूज़ कर दिया है कि हम ये एडवांस टैक्स पे नहीं करेंगे। देखें, टैक्सेस की जो पाकिस्तान के अंदर कलेक्शन है, रिकवरी है, वो बड़ी स्लो है और इसकी बहुत से रीजंस हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं। इसमें मेजर फैक्टर्स यही हैं कि जितने भी ट्रेडर्स हैं जो रिटेलर्स के तौर पे काम कर रहे हैं और होलसेलर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, यानी कि जो
डीलर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, कमीशन एजेंट्स के तौर पे, ये लोग टैक्सेस में बहुत ज़्यादा डंडी मारते हैं, ये टैक्सेस अदा नहीं करते। ज़्यादातर टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चरर अदा करता है, यानी कि कंपनीज वगैरह अदा करती हैं, या सैलरीड क्लास अदा करती है, तनख्वाहें लेने वाला तबका अदा करता है। जो तनख्वाह लेने वाला तबका है उसके टैक्सेस की जो कलेक्शन है वो इस वक्त हाईएस्ट एवर है पूरे पाकिस्तान के पूरे साल के रिकॉर्ड के मुताबिक। ये 2023-24 के डाटे के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, जो कि तकरीबन 200 गुना से भी ज्यादा है मैन्युफैक्चरिंग क्लास से। यानी कि सैलरीड क्लास का टैक्स जो जमा करवाया गया है उसकी वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग ने जो जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने टैक्स जमा करवाया है उनके टैक्स से 200% ज्यादा टैक्स सैलरी वालों ने अदा किया है। इसका मतलब है कि सिर्फ टैक्स सैलरी वाला दे रहा है। तो जब ये ट्रेडर्स टैक्स देने से इनकार करते हैं, इनको टैक्स नेट में लाने के लिए यकीनन उनके भी कोई खदशात होंगे, उनके भी कोई पॉइंट्स वैलिड होंगे, उनको हल करना चाहिए, लेकिन हुकूमत इनको हल नहीं करती क्योंकि हुकूमत के पास इसका हल कोई नहीं है। जब उनके सवाल आते हैं ट्रेडर्स के तो इनके पास जवाब कोई नहीं होता। तो ट्रेडर्स के मसाइल को हल करें और उनसे टैक्स इकट्ठा करना शुरू करें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप उनके एहतजाज से या उनके इनकार से चुप करके बैठ जाएं और सारा बोझ सैलरीड क्लास के ऊपर या मैन्युफैक्चरर पे डाल दें। ये ज्यादती है। आज रूस ने एक जो ड्रोन्स वगैरह बनाए हैं उनकी थोड़ी सी तहकीकात हुई तो पता लगा कि रूस ने जो ये चीन के साथ ताउन किया था कुछ अर्सा पहले, उनकी मीटिंग जो हुई थी, तो उसका रिजल्ट क्या निकला। रूस ने जो ड्रोन तैयारे बनाए हैं उसमें चीन के इंजन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो चीन के इंजन हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो रशिया को प्रोवाइड किए जा रहे हैं और रशिया अपने ड्रोन्स के अंदर चाइना के इंजन यूज करके इस वक्त बड़ी हैवी किस्म की जंग लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, और यूक्रेन में काफी तबाही मचाई है इन ड्रोन्स ने। इनकी तादाद, जो गिरने वालों तैयारों की तादाद है वो भी काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा तैयारे मार गिराए गए हैं। लेकिन ड्रोन के अंदर क्योंकि वो अनमैन्ड एयर व्हीकल है, यूएवी कहा जाता है इनको, तो उनमें किसी जानी नुकसान का कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ कॉस्ट का खर्चा है कि जो जहाज की लागत है। लेकिन अगर आपका एक जहाज जाके यूक्रेन के अंदर काफी तबाही मचा देता है और उसके बाद वो गिरा दिया जाता है तो मेरा ख्याल है रशिया के लिए ये सौदा महंगा नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।